हाँ जी, आज मुस्लिम लॉ हम कवर करेंगे इस क्लास में। तो मुस्लिम लॉ जो है वो बेसिकली अनकोडिफाइड है, तो ज़्यादातर वो आपको नोट्स में से करना पड़ेगा। नोट्स मेरे ख्याल से आपके पास सभी के पास पहुंच गए होंगे, ठीक है। तो वही नोट्स हैं, उस पर एडिशन करते रहना जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूं नोट्स के ऊपर, ठीक है। आपका जो एग्जाम में आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो भी मुस्लिम लॉ के आने हैं वो इसमें से कवर अप बड़े आराम से हो जाएंगे। तो उस तरीके से मैंने नोट्स को कवर अप किया है, ठीक है जी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, तो मुस्लिम लॉ में, ठीक है, स्टार्टिंग जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट करी है। तो ओल्ड सोर्सेस या प्रिंसिपल सोर्सेस बोल सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सुन्नी लॉ, दैट आर चीफ सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। इनको चीफ सोर्स भी बोला जाएगा और प्रिंसिपल सोर्स, ठीक है, प्रिंसिपल सोर्स या फिर ओल्ड सोर्सेस, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखने आपने, प्रिंसिपल सोर्सेस, ओल्ड सोर्सेस या चीफ सोर्सेस, ठीक है। ये हम पुराने सोर्सेस की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब मुस्लिम लॉ पहले टाइम में कहां कहां से पढ़ा करते थे। तो फर्स्ट सोर्स है कुरान, ठीक है। कुरान आपको पता है होली बुक है मुस्लिम्स की, बट कुरान के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद की कही हुई सारी बातें मेंशन्ड हैं। तो वो कुरान के अंदर जो भी प्रॉफिट मोहम्मद मतलब फॉलो करते थे या उनको जो भी परमात्मा की तरफ से है ना आदेश आता था वो लोगों से शेयर करते थे। तो वो सारी चीजें इकट्ठी करके लिखी गई थी इन द बुक ऑफ मुस्लिम, ठीक है, होली बुक ऑफ मुस्लिम्स, दैट इज कुरान। तो कुरान में से अगर कोई दिक्कत आती थी पार्टीज को तो कुरान सबसे पहला ओल्ड सोर्स जो है वो काउंट किया जाता है, ठीक है जी। सेकेंड सोर्स जो है वो ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जिसको बोलते हैं सुन्नत या फिर हादिस या अहादिस, ठीक है। तो ये सेकंड सोर्स के तौर पर काउंट किया जाता था ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, क्योंकि फर्स्ट सोर्स अगर सफिशिएंटली आंसर नहीं दे रहा है, कुरान आंसर अगर नहीं दे रही है, तो देन फिर प्रॉफिट मोहम्मद के पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन थे, पर्सनल उनका बिहेवियर था, वो उठा के देखा जाता था कि वो क्या करते थे, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे आता है इज्मा। अगर मान के चलो कुरान भी साइलेंट है, ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद भी साइलेंट है, तो देन फिर इज्मा को फॉलो किया जाता था थर्ड नंबर पे। मतलब यूनानिमस डिसीजन ऑफ जूरिस्ट, जूरिस्ट ने जो यूनानिमसली डिसीजन, ठीक है, इकट्ठे होके दिया, तो वो जूरिस्ट को क्योंकि नॉलेज है, ठीक है, थोड़ी बहुत उसको एनालाइज कर सकता है, इस वजह से तो फिर इज्मा को फॉलो किया जाता था। फोर्थ नंबर पे जो है वो क्यास। क्यास जो है, क्यास को बोलेंगे हम रीजनिंग गिवन बाय द पीपल, ठीक है। तो आम लोग फिर एक क्यास लगा लेते थे, अंदाजा लगा लेते थे। तो वो भी एक ठीक मतलब लॉ का सोर्स पुराने समय में माना गया है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु अप्लाइड द क्यास फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है, तो क्यास को फर्स्ट टाइम किसने, ठीक है, अप्लाई किया सोर्स सोर्स के तौर पर क्यास को, जो फोर्थ वाला है। तो इसका आंसर है इमाम अबू हनीफा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इमाम अबू हनीफा, ये नाम याद कर लेना है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है जी मॉडर्न सोर्सेस। मॉडर्न सोर्सेस को आप सेकेंडरी सोर्सेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, या प्रेजेंट सोर्स बोल सकते हैं आजकल के, ठीक है, जो प्रेजेंट सोर्स है वो क्लियर। तो प्रेजेंट सोर्सेज में हम कस्टम, मुस्लिम लॉ में कस्टम्स को देखते हैं। कस्टम को उर्फ बोला गया है, तामूल बोला गया है, ठीक है, तो एक ही बात है। तो जो कस्टम मतलब रीति रिवाज काफी टाइम से फॉलो होते आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज द मॉडर्न सोर्सेज। सेकेंड इज द मॉडर्न सोर्स लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब जो पार्लियामेंट मेड लॉ है, ठीक है, पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है वो सेकंड सोर्स। थर्ड इज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, ठीक है, वो भी एक लॉ, जजमेंट लॉ की तरह काम करती हैं। अगर ये तीनों चीजें नहीं है, कस्टम नहीं है, लॉ नहीं है, पार्लियामेंट में जजमेंट लॉ नहीं है, तो देन फिर जजेस जो है मौके पे इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के बेसिस पे जो है वो फैसला करते हैं, ठीक है। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस मतलब वो न्याय कर सकते हैं बाय द यूजिंग द इनहेरेंट पावर, बाय यूजिंग द जुडिशियल माइंड, ठीक है। तो दैट आर द फोर सोर्सेज जो प्रेजेंटली मुस्लिम लॉ में अप्लाई किए जाते हैं, बट दैट फोर सोर्सेज आर ओल्ड सोर्सेज, ठीक है जी। तो चलिए आगे, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट आ रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो इसमें,
हाँ जी, मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस इज नॉन एज फिक, ठीक है, मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस इज नॉन एज फिक, ये ध्यान रखना है। मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस मतलब मुस्लिम के ऊपर स्टडी करना, उसको क्या बोला जाता है मुस्लिम भाषा में? फिक बोला जाता है। फिक का वैसे मतलब होता है इंटेलिजेंस, ठीक है जी, फिक का मतलब होता है इंटेलिजेंस। तो नेक्स्ट है मैसेंजर्स जो रहे हैं, फर्स्ट मैसेंजर ध्यान रखेंगे प्रॉफिट आदम, ठीक है। मैसेंजर्स इसका इस कारण से बोला जा रहा है, गॉड से मैसेज इनको आता था, फिर ये मैसेज आगे लोगों में शेयर करते थे, तो लोगों को ये ठीक लगे, तो फिर इनको गुरु गुरु के तौर पर दर्जा दिया गया, प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट कौन हुए हैं? आदम, प्रॉफिट आदम। और सिक्स्थ मैंने डायरेक्ट तो लिखा है, इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट अब्राहम, ठीक है जी। सिक्स्थ जो मैसेंजर है प्रॉफिट अब्राहम या इब्राहिम भी बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे जो है, थर्ड नंबर पे मतलब क्या गया, सॉरी, 25th मैसेंजर जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद कोई प्रॉफिट तो नहीं बना है, उसके बाद जिन्होंने गद्दी इनकी संभाल ली है उनको कालिफ बोला गया है, नॉट द प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है वो 25वें मैसेंजर, ठीक है, जो थे प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में थोड़ी सी जानकारी ध्यान रखनी जरूरी है। तो इनका जो जन्म है वो 570 एडी में हुआ मक्का में, और डेथ जो है 632 एडी में होती है मदीना में, ठीक है जी। तभी मक्का और मदीना जो प्लेसेस हैं वो फेमस हैं, हज करने जाते हैं मुस्लिम्स, ठीक है, मक्का और मदीना। नेक्स्ट आते हैं, इस्लाम रिलीजन स्टार्टेड बाय द प्रॉफिट मोहम्मद इन 610 एडी, ठीक है। तो 610 एडी में इन्होंने इस्लाम रिलीजन की स्थापना करी प्रॉफिट मोहम्मद ने, एंड ही इज नॉन एज फाउंडर ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो इनको फाउंडर ऑफ इस्लाम से जाना जाता है। और प्रॉफिट मोहम्मद रिसीव्ड द फर्स्ट मैसेज फ्रॉम गॉड इन 609 एडी, ठीक है, 609 एडी में इनको फर्स्ट मैसेज जो है वो आता है परमात्मा की तरफ से। क्या मैसेज आता है? वो मैसेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, गॉड इज वन एंड गॉड इज सुप्रीम, ठीक है, परमात्मा एक है और परमात्मा सबसे शक्तिशाली है, सुप्रीम है, सबसे बड़ा है। आफ्टर दैट फ्रॉम 609 टू 632 he delivers time to time and share the all messages of God to the public, ठीक है। तो उन्होंने आम पब्लिक में ये 609 से लेकर 632 तक जो है वो सारे मैसेज जो उनको आए परमात्मा की तरफ से वो उन्होंने आगे शेयर करे, तभी वो ठीक है 25वें मैसेंजर जो है वो माने गए। और आगे बात करते हैं ईद उल अजहा की। ईद उल अजहा कह लो या फिर इसको बोलो बकरीद, ठीक है, जिसमें बकरे को काटते हैं। तो बकरीद स्टार्टेड बाय, ये आपको पता होनी चाहिए, बाय अब्राहम, ठीक है, अब्राहम लिखना था, अराहम नहीं, बी आएगा साथ में, ठीक है, अब्राहम मतलब इब्राहिम। इट इज द फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस और कुर्बानी। तो इसको सेक्रीफाइस या कुर्बानी वाले फेस्टिवल से जाना जाता है, क्योंकि बकरे को ये खुद पालते हैं और खुद पाल के फिर वो उसको मतलब अपने हाथों से ही मारते हैं काट के। तो इस वजह से उसको सेक्रीफाइस का फेस्टिवल काउंट किया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट अब्राहम को जो है वो एक मैसेज आया था, ठीक है, मैसेज क्या आया था कि जो सबसे प्यारी चीज है आप उसको उसकी बलि दीजिए तो आपको पता चलेगा भी सेक्रीफाइस क्या होता है। तो उन्होंने अपने बेटे की बलि दी थी, फिर उसके बाद उन्होंने, ठीक है, एक मतलब कि ताकि सारे लोगों में ये मैसेज जाएगा तो लोग कहीं अपने अपने सारे घर वालों के है ना नहीं मारने लग जाए जो सबसे प्यारा व्यक्ति हो। तो उन्होंने फिर बकरा बताया भी, बकरा चूज कर लो, आप बकरे को पाल के फिर उसको मार सकते हो, फिर आप फेस्टिवल वो ठीक है कुर्बानी का मना सकते हैं। नेक्स्ट है जी ईद उल फितर, जिसको रमजान ईद बोलते हैं, जिसमें रोजे रखे जाते हैं। ये स्टार्ट करवाई थी प्रॉफिट मोहम्मद ने, ठीक है, ये प्रॉफिट मोहम्मद ने स्टार्ट करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट कालिफ। फर्स्ट कालिफ मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो फर्स्ट कालिफ जो है वो कौन रहे आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद? अबू बकर, नाम याद रखेंगे, अबू बकर। अबू बकर कौन है? सोरा है किसके? प्रॉफिट मोहम्मद के, फादर इन लॉ है, ठीक है, फादर इन लॉ, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, तो फर्स्ट कालिफ पता लग गया आपको, ठीक है, अबू बकर, फादर इन लॉ। सेकेंड कालिफ इनके बाद रहे ओमर, थर्ड कालिफ रहे हैं ओस्मान, ठीक है, ये नाम याद करने हैं आपने, मतलब जो भी मैं चीज इसमें लिख रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है जी आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, ऑल मैसेजेस वर रिटन इन द बुक विच इज नॉन एज कुरान, ठीक है, कुरान के अंदर सारे मैसेजेस को इकट्ठा करवा के लिखवाया गया। लिखवाया किन्होंने था? जैद ने, ठीक है, मतलब लिखा लिखा किन्होंने है, सॉरी, जैद ने, और अंडर द डायरेक्शन ऑफ ओस्मान।
तो मतलब ओस्मान की डायरेक्शंस में जैद राइटर ने जो है वो कुरान लिखी है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ठीक है। लिखी किसने? जैद ने। किन की डायरेक्शंस के अंदर? ओस्मान की, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम, तो 2 मेन स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है। 2 मेन स्कूल हैं, सुन्नी है और शिया है, ठीक है। सुन्नी और शिया। सुन्नी के अंदर 4 स्कूल्स फर्दर डिवाइड है और शिया सेक्ट के अंदर 3 स्कूल्स हैं। तो सुन्नी और शिया की जो कहानी है वो थोड़ी सी कनेक्टेड है, वो कालिफ बनने से लेकर, क्योंकि कालिफ जो है अबू बकर बने थे, आपको पता है। अबू बकर थे फादर इन लॉ, और इनका मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे, जवाई, जो जवाई थे वो थे अपने मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली और अबू बकर के बीच बेसिकली लड़ाई थी कि कालिफ कौन बनेगा, गद्दी कौन संभालेगा। तो फिर वहां पे इलेक्शन करवाने का जो मुद्दा है वो स्टार्ट हुआ बाय द अबू बकर। वो कहते हैं इलेक्शन करवा लो, जो जीतेगा वो बन जाएगा। तो इसके लिए फातिमा जो लड़की थी प्रॉफिट मोहम्मद की, वो खिलाफ हो गई। वो कहते जीतेगा तो तू ही भाई, तेरे को ज्यादा जानते हैं, मोहम्मद अली को कम जानते हैं, ठीक है। इस वजह से फिर वो अलग हो गए थे, मोहम्मद अली और फातिमा, ठीक है, वहां से। तो जो अलग होके नया सेक्ट तैयार हुआ, दैट इज द शिया सेक्ट, ठीक है। उसको शिया सेक्ट बोला जाता है। और जो ओरिजिनली बाकी अबू बकर के साथ वो कनेक्टेड रह गए, ठीक है, कालिफ बनने के बाद, वो सारे सुन्नीज हैं, वो सारे सुन्नी हैं। जो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद मोहम्मद अली को मानने लगे, वो शिया बन गए, ठीक है जी। तो इंडिया में मोस्टली अपने सुन्नी सेक्ट के लोग हैं, ठीक है, नॉट ऑफ द शिया। शिया थोड़े बहुत मिल सकते हैं बट ज्यादातर सुन्नी मिलेंगे आपको। तो 4 स्कूल्स जो हैं, 4 स्कूल्स में फर्स्ट स्कूल है हनाफी स्कूल, सेकंड स्कूल है शफाई स्कूल, थर्ड मालिकी, फोर्थ हनबली स्कूल। ये नाम जो है, ये जो टीचर्स थे आगे, जिन्होंने, ठीक है, वो मतलब लोगों को चीजें बताई, एक्सप्लेन करी, कुरान वाली ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। तो जिन को वो पसंद आते रहे वो टीचर, ठीक है, उनका एक सेक्ट अलग से बनता गया सुन्नी के अंदर, ठीक है। जैसे हनाफी वालों को हनाफी पसंद आए, हनाफी के रूल्स, चीजें, एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, तो वो हनाफी को फॉलो करने लगे। वो शफाई वाले शफाई को, मालिकी वाले मालिकी को, ठीक है। ये उनके हेड्स हैं स्कूल्स के, ठीक है। तो जो फॉलोअर्स हैं वो एक सेक्ट बन गया ना, ग्रुप बन गया, तो वो स्कूल हो गया। शिया में ऐसे 3 स्कूल हैं, इस्माइली है, ठीक है, इतना शरिया है, जैदिस है। 3 स्कूल आप याद करेंगे शियाज में। और नेक्स्ट पॉइंट आपने दिया कि इफ पार्टीज टू ए सूट आर मुस्लिम्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। हाँ, अगर डिफरेंट स्कूल से पार्टीज आ रही हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है, कोई शफाई स्कूल से है, कोई इतना शरिया स्कूल से है एक पार्टी, देन लॉ किसका माने हम? तो रूल है कि लॉ ऑफ द डिफेंडेंट विल अप्लाई, ठीक है। फिर हम डिफेंडेंट का लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एज ऑफ द मेजोरिटी। एज ऑफ मेजोरिटी फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज। देखो, एज आपने ध्यान रखनी है मैरिज के लिए, डावर के लिए, डाइवोर्स के लिए, कितने? 15 साल, ठीक है। 15 साल जो है मुस्लिम लॉ में मेजर माना जाता है बंदा, मैरिज के लिए, डावर के लिए, डाइवोर्स के लिए, नॉट फॉर द अदर थिंग्स, ठीक है, अदर मैटर्स। सिर्फ 3 मैटर के लिए याद करोगे आप, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं शरीयत। शरीयत का जो टॉपिक है वो शरीयत एक्ट से कनेक्टेड है बेसिकली, ठीक है। तो एक बार देखेंगे शरीयत का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लो। द पाथ टू बी फॉलोड बाय द ह्यूमन बीइंग्स विच इज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, ठीक है। तो मतलब जो एक आम बंदे, मतलब एक आम इंसान को करना चाहिए, उसको रास्ता अपनाना चाहिए, उसको बोलते हैं शरीयत, ठीक है, एक बिहेवियर, ठीक है, जो उसको रखना चाहिए। और मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है, शरीयत एक्ट, ये आपका 1937 का बेर एक्ट में आपको मिल जाएगा। दिस एक्ट एनफोर्समेंट डेट जो है इसकी वो है 7 अक्टूबर 1937। टोटल इसमें 6 सेक्शन है। और ठीक है, ऑन द मैटर्स गिवन अंडर सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ इज एप्लीकेबल। अभी पढ़ेंगे आप, ठीक है, एक्ट में से। तो सेक्शन 2 में जितने भी ये मैटर बताएंगे ना, तो वो सारे के सारे मैटर पर्सनल लॉ ही अप्लाई होगा। और ऑन द मैटर्स ऑफ एडॉप्शन, विल और लीगेसी, 3 मैटर सिर्फ अलग से आप डील कर रहे हैं। 3 मैटर जो है उनका प्रोसीजर सेक्शन 3 में बताया गया है। अगर आपने मुस्लिम लॉ एडॉप्शन के ऊपर लगाना है, विल के ऊपर लगाना है, लीगेसी के ऊपर लगाना है, तो फिर आपको क्या फॉलो करना चाहिए? सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। अदरवाइज सेक्शन 2 तो डिक्लेरेशन कर ही रहा है, बाकी इन 3 मैटर्स को छोड़कर, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, डावर एक्सेट्रा, तो उनपे तो मुस्लिम लॉ ही लगेगा। बट इन 3 पे अगर लगवाना है तो उसका प्रोसीजर है सेक्शन 3 में। और इस्लामिक लॉ इज कॉल्ड शरिया, शरीयत,
समझ गए, ये भी आपका क्वेश्चन ही है। तो इस्लामिक लॉ को क्या बोलते हैं, शरिया या फिर शरीयत। इसके बाद फिर अपन मैरिज वाला टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। मैरिज वाला जो टॉपिक है टोटल वो अनकोडिफाइड है, वो कोडिफाइड नहीं है, ठीक है। पहले अपन एक बार 1937 वाला एक्ट देख लो, मैं उसमें से आपको साथ में कनेक्ट करवा देता हूँ। एक्ट निकालेंगे, शरीयत एक्ट, इंडेक्स में से चेक कर लो मुस्लिम लॉ के। हाँ जी, द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, ठीक है जी। इसमें टोटल 6 सेक्शन हैं और राइट साइड आपको डेट दिख रही है 7 अक्टूबर 1937। देखो ये वैसे राइट साइड डेट जो लिखी होती है वो एनेक्टमेंट डेट लिखी होती है, बट इसकी एनेक्टमेंट डेट भी यही है और एनफोर्स भी सेम डेट को हो गया, तो मैंने एनफोर्समेंट डेट यहाँ पे इस तरीके से लिख दी, ठीक है। बट आपसे ज्यादातर एनफोर्समेंट पूछे थे, बट एनेक्टमेंट भी पूछेगी तो भी सेम लगाना। कई एक्टों की आप पढ़ते हैं डिफरेंट होती है, बट इसकी सेम है। नेक्स्ट है जी, एन एक्ट टू मेक प्रोविजंस फॉर द, ठीक है, इसमें क्या लिखा है, एन एक्ट टू मेक द प्रोविजन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत टू द मुस्लिम्स, दिस इज द प्रीएम्बल। इसको क्या बोलेंगे, प्रीएम्बल। तो ये कह रहे हैं कि जो एक्ट है तो वो मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ को ब्रैकेट में लिखा है शरीयत, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है इस्लामिक लॉ को क्या बोलते हैं, शरीयत, ठीक है। तो इस्लामिक लॉ को ही शरीयत बोलते हैं, ठीक है, टू मुस्लिम्स। वैसे शरीयत का मतलब होता है जो बंदे को एक रास्ता अपनाना चाहिए, ठीक है। तो उस पे बेस्ड करके ये वर्ड यहाँ पे फिट किया गया है। सेक्शन 1 में तो नाम लिखा है जी, शॉर्ट टाइटल या एक्सटेंट लिखा है, होल ऑफ इंडिया पे दिस एक्ट इज एप्लीकेबल। सेकंड में लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉ टू मुस्लिम्स, ठीक है। इसमें सारी बातें उन्होंने क्लियर करी है और ये इस वजह से 1937 में क्लियर करी गई थी क्योंकि मुस्लिम्स को ये डाउट रहता था कि हमारा जो पर्सनल लॉ है हमारे पे लगता है या नहीं लगता, तो फिर उन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा, ब्रिटिशर्स ने 1937 में ये एक्ट पास करके दिया कि भाई आप ही का लॉ जो है वो आपके ऊपर लगेगा, क्योंकि पहले कोडिफाइड नहीं है ना कोई भी चीज, बस उन्होंने यहाँ पे ये श्योरिटी दिलवा दी कि जो भी आपका लॉ है, मतलब कस्टम्स की फॉर्म में डाइवोर्स को लेकर, मैरिज करवाने को लेकर, वो सारा आप पे अप्लाई होता है। फिर इसके बाद इनको मतलब मुस्लिम्स को ये संतुष्टि हो जाती है कि भाई ठीक है, ठीक है, कि भाई हमारा लॉ हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, हमारे को कस्टम्स तो पता ही है भी ये वाले कस्टम है, तो इस वजह से वो कभी कोडिफाइड लॉ मैरिज के ऊपर, डाइवोर्स के ऊपर डिटेल में आया नहीं, ठीक है, ये एक रीजन है। तो चेक करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द पर्सनल लॉ टू मुस्लिम्स, तो नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज लिख के, ठीक है, फिर लिखते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनी कस्टम और यूसेज टू द कॉन्ट्रेरी के बाद कि इन ऑल क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इंटेस्टेड सक्सेशन, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग पर्सनल लॉ इनहेरिटेड और ऑब्टेन्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट और गिफ्ट और एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द पर्सनल लॉ, जैसे मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, मतलब इंक्लूडिंग द तलाक, ये तलाक की सारी फॉर्म लिखी है, इला जिहार, लियान, खुला, मुबारक, मेंटेनेंस, डावर, गार्डियनशिप, गिफ्ट्स, ठीक है, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टीज एंड वकफ्स, सारी चीजें ले ली ना ए टू जेड, यही मैटर्स होते हैं, ठीक है। एक पर्सनली लॉ से संबंधित, पर्सनल रिलीजन से संबंधित, तो देन द रूल्स ऑफ डिसीजन इन केसेस वेयर द पार्टीज आर मुस्लिम शैल बी द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत। तो इसका मतलब अगर रूल ऑफ डिसीजन देना होगा कोर्ट को तो लॉ कौन सा अप्लाई करेंगे, जो उनका पर्सनल लॉ चलता है मुस्लिम्स का, ठीक है, इन सभी मैटर्स के ऊपर। ये बात समझ आएगी आपको। अब सेक्शन 3 जो है वो बात करते हैं पावर टू मेक ए डिक्लेरेशन, ठीक है। इसमें एक बात इन्होंने करी है कि आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी अगर आपने वो 3 मैटर्स के ऊपर लॉ अप्लाई करवाना है, ठीक है। तो एनी पर्सन हु सेटिस्फाइड द, पढ़ो, एनी पर्सन हु सेटिस्फाइड द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी दैट ही इज ए मुस्लिम, एक मुस्लिम है, एंड दैट competent to contract within the meaning of section 11 of the Indian Contract Act 1872, ठीक है जी। तो एक तो वो बताएगा भी, मतलब एक तो मुस्लिम हो, ठीक है, दूसरी बात वो कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए है 11 सेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब मेजर है, साउंड माइंड है, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। तीसरी बात दैट ही इज अ रेजिडेंट ऑफ द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड, मतलब भारतीय है, इंडिया का रहने वाला है। सो ही मे बाय डिक्लेरेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, ठीक है, जो भी दिया होगा, एंड फाइल बिफोर द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी डिक्लेयर दैट कि ही डिजायर्स टू ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, कि मैं
बेनिफिट लेना चाहता हूं इस सेक्शन का, एंड देयर आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 शैल अप्लाई टू द डेक्लारेंट, ठीक है, शैल अप्लाई टू द डेक्लारेंट एंड ऑल हिज माइनर चिल्ड्रन एंड देयर डिसेंडेंट्स, तो फिर उस डेक्लारेंट के ऊपर सेक्शन 2 कहते अप्लाई कर दिया जाएगा। इसका मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ उनका अप्लाई कर दिया जाएगा उसके ऊपर, उसके माइनर बच्चों के ऊपर, आगे उसकी जनरेशंस के ऊपर, डिसेंडेंट्स के ऊपर, एज इफ इन एडिशन टू द मैटर्स एनामरेटेड देयरइन अडॉप्शन, विल और लीगेसीज। वो ही मैंने 3 लिखे, अडॉप्शन, विल और लीगेसी में अगर आपने लॉ अप्लाई करवाना है तो पहले 3 कंडीशन से सेटिस्फाई करेंगे, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन करेंगे, डिक्लेरेशन के बाद कोर्ट आपके ऊपर लॉ जो है वो अप्लाई कर देगी, आप ही का पर्सनल लॉ, ठीक है, जैसे सेक्शन 2 में बातें करी गई थी, ठीक है, तो वो भी अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जो है सेक्शन 4 और 5 और 6 ये आपने छोड़ देने हैं, ठीक है, ये काम के नहीं है, इतना की पढ़ना है आपने जो ठीक है, मतलब कॉडिफाइड एरिया है। क्लियर जी? एक बात ध्यान रखना, प्रियम्पशन का राइट जो है दैट इज नॉट द पर्सनल मैटर, ठीक है, दैट इज द प्रोप्राइटरी मैटर। वो पर्सनल आपके रिलीजन से संबंधित नहीं है, ये रिलीजन से संबंधित आपकी सारी जुड़ी हुई हैं, तो कई बार ऐसी एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी संबंधित कोई चीज डाल देते हैं, तो वो ध्यान रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट आप मैरिज के ऊपर शुरुआत करते हैं। मैरिज को बोला गया है मुस्लिम लॉ में निकाह, ठीक है जी, मुस्लिम लॉ में क्या बोलते हैं? निकाह। हाँ जी, निकाह का मतलब होता है टू टाई अप टुगेदर, ठीक है, 2 लोगों का इकट्ठा होना, यूनियन ऑफ द सेक्सेस। तो इस्लाम प्रोवाइड्स द लिमिटेड पॉलीगैमी, लिमिटेड पॉलीगैमी प्रोवाइड करता है इस्लाम, ठीक है। पॉलीगैमी का मतलब होता है जब एक मैन ज्यादा शादियां करवा सके फीमेल्स के साथ, ठीक है, उसको पॉलीगैमी बोलते हैं। अगर फीमेल ज्यादा शादियां करवा सके उसको पॉली एंट्री बोलते हैं। तो पॉलीगैमी लिमिटेड अलाउ करी गई है, मतलब मैन करवा सकते हैं, फीमेल नहीं करवा सकती ज्यादा मेल्स के साथ। एंड कुरान क्लियरली प्रोवाइड्स दैट, कुरान क्या बताती है कि मैरिज द वुमन हु सीम्स गुड टू यू आइदर 2, 3 और 4, ठीक है, आप चाहे 2 के साथ करवाइए, 3 के साथ करवाइए, 4 के साथ करवाइए, ऐसे कुरान में लिखा हुआ है, जितनी आपको ठीक लगती है। इफ यू फियर दैट यू कैन नॉट ट्रीट देम इक्वली, अगर आपको डर लगता है, ठीक है, भी आप उनको इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, फिर तो आप एक ही करवाइए। एक मैरिज सिंगल को बोलते हैं मोनोगैमी, ठीक है, फिर आप मोनोगैमी में रहिए, ठीक है, फिर पॉलीगैमी मत करिए, ज्यादा वाइफ ना लेकर आइए। अगर ज्यादा लेकर आएंगे, ये कुरान कह रही है बात, अगर ज्यादा लेकर आएंगे तो फिर आपको इक्वली ट्रीट करना होगा, प्यार मोहब्बत बराबर बना के रखना होगा सभी के साथ। सो मैक्सिमम 4 मैरिजेस, तो ये धारणा है मुस्लिम्स में कि 4 मैरिज जो है, ये कस्टम बन गया भी 4 मैरिज जो है दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय ए मुस्लिम मैन, ठीक है। तो एक मुस्लिम मैन 4 मैरिजेस मैक्सिमम करवा सकता है, बट मैं कह रहा हूं कि 5वीं भी करवा सकता है, वो 5वीं करवा सकता है। अभी बात करेंगे हम आगे। सुन्नी इसमें इरेगुलर होती है, शिया सेक्ट के अंदर वॉइड हो जाती है। क्लियर? बट वो 4 मैरिजेस वाली धारणा कहां से बनी? कुरान के अंदर लिखा था 2, 3 और 4, बस वहां से 4 से पकड़ लिया, 4 मैरिजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट है नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज इज कॉन्ट्रैक्ट नॉट द सेक्रामेंट, ध्यान रखेंगे, है ना। तो कॉन्ट्रैक्चुअल मानी गया है जुडिशरी द्वारा भी और फेमस मुस्लिम राइटर्स द्वारा भी, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल कहा है, ठीक है, नॉट द सेक्रामेंट। सेक्रामेंट का मतलब संस्कार ही नहीं है, वो एक ठीक है कॉन्ट्रैक्ट की तरह की जाती है, ऑफर एक्सेप्टेंस करके करी जाती है, इजब कबूल बोलते हैं उसको, ठीक है। लड़के वाले ऑफर करते हैं लड़की को, लड़की कबूल करती है, एक्सेप्ट करती है। तो सारी चीज हमारे को देखने में कैसी लगती है? कॉन्ट्रैक्ट जैसी। एंड अकॉर्डिंग टू जस्टिस सैयद महमूद, ठीक है, सैयद महमूद का क्या बोलना है? मैरिज बिटवीन मुस्लिम्स इज नॉट सेक्रामेंट बट प्योरली ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में देखी जाती है जो मुस्लिम मैरिज है, ठीक है। तो नेक्स्ट है 3 स्टेजेस में एज को लेकर, ठीक है, क्योंकि ये हम एज डिस्कस कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज। पहली स्टेज है सगीर, सगीर होती है बिलो 7 ईयर, बिलो 7 ईयर में ना शादी नहीं हो सकती, तो मैरिज इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, मैरिज इज नॉट पॉसिबल, चाहे कंसेंट के साथ गार्डियन की, चाहे विदाउट कंसेंट, हो ही नहीं, बच्चे ही बहुत छोटा है, 7 साल से नीचे है। सेकंड एज जो रखी गई है वो शरीरी है, 7 ईयर्स की, 7 ईयर से लेकर बिलो 15 से नीचे नीचे, ठीक है, बट वो बिलो 7 था ऊपर वाला। तो ये शरीर की जो है शादी हो सकती है, मैरिज इज पॉसिबल विद द कंसेंट ऑफ गार्डियन, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी स्टेज जो है वो है बुलग। तो बुलग जो स्टेज है, बुलग है 15 साल की जब एज हो जाती है, 15 साल की एज को बोलते हैं एज ऑफ मेजॉरिटी। ये पीछे आपने बात करी ना शादी के लिए, ठीक है,
और डाइवोर्स के लिए, डावर के लिए, तीन चीजों के लिए 15 साल की एज को आपने मेजोरिटी मान लेनी है। तो इसमें मेजर जब माना जाता है, और अबव 15 तो मेजर हो ही गया, तो मैरिज इज पॉसिबल विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्डियन। इसमें बिना कंसेंट के ही शादी जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आप एसेंशियल्स के ऊपर। हाँ जी, एसेंशियल्स में क्या बात स्टार्ट होती है? फर्स्ट एसेंशियल अपन ने लिया कॉम्पिटेंट पार्टीज। तो कॉम्पिटेंट पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटेंट किसको मानते हैं? मेजर को। ठीक है, मेजर किसको बोलते हैं? 15 साल की एज को। और 15 साल की एज में जो बच्चा होता है उसको एज को बोला जाता है एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब है उसकी सेक्सुअल कॉम्पिटेंसी आ जाती है। सेक्सुअल कॉम्पिटेंसी जब बच्चे को आ जाए, ठीक है, उसको बोला जाता है एज ऑफ प्यूबर्टी। तो इफ ए पर्सन इज माइनर, अभी पीछे अपन ने बात करी थी ना, हम 15 साल से निचले वाले बच्चे की शादी करवा सकते हैं जो 7 to 15 के बीच आ रहा है विद द कंसेंट ऑफ माइनर। हाँ, उसकी बात करें। इफ ए पर्सन इज माइनर देन कंसेंट फॉर मैरिज कैन बी गिवन बाय द गार्डियन ऑफ द मैरिज। तो फिर वो गार्डियन के साथ जो है, ठीक है, पूछ के उसकी कंसेंट के साथ, बच्चा अपने आप कंसेंट नहीं दे सकता अपनी मैरिज के लिए, वहां पे गार्डियन 15 साल का होके वो अपने आप दे सकता है क्योंकि मेजर हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनर 18 अंडर 18 को नहीं बोलना आपने, अंडर 15 को। ठीक है, और गार्डियंस कौन होते हैं? ठीक है, मैरिज करवाने के लिए पहले बात करेंगे सुन्नीस में। ठीक है, फादर, ये लाइन वाइज लिखे गए हैं। पहले नंबर पे फादर ही कंसेंट देगा। अगर फादर नहीं है तो पैटर्नल ग्रैंडफादर देगा। पैटर्नल ग्रैंडफादर नहीं है तो ब्रदर या फिर एनी अदर मेल रिलेटिव। अगर वो भी नहीं है तो मदर। नेक्स्ट मदर्स कोई रिलेटिव, मामा, मासी एक्सेट्रा। ठीक है, नाना, तो मदर के रिलेटिव आ जाएंगे। शियाज में क्या है कि पहले नंबर पे फादर, दूसरे नंबर पे पैटर्नल ग्रैंडफादर। अदर इसके अलावा तीसरा बंदा कोई कंसेंट शादी के लिए नहीं दे सकता। ठीक है, ये बात समझ आई। नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। इसी में हम डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि एक एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी आपने सीख ली। एज ऑफ प्यूबर्टी किसको बोल रहे हैं? जब सेक्सुअल कॉम्पिटेंसी वाली एज आ गई है, कहने का मतलब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने लायक हो गया है या हो गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी जो है उसको बोला गया ख्यार उर बुलग। ये वर्ड ध्यान रखना, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। ख्यार उर बुलग मींस, तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, ना कि एज ऑफ प्यूबर्टी। ये बात ध्यान रखनी है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी किसको बोल रहे हैं? जब शादी, जैसे मान के चलिए लड़की की शादी जो है वो, ठीक है, लड़की 15 साल की एज से, ठीक है, पहले हो गई है, 15 साल की एज से पहले हो गई है छोटी की, विद द कंसेंट ऑफ द गार्डियन। ठीक है, तो फिर वो 15 साल और 18 साल के बीच जो एज है, ठीक है, 15 और 18 की एज के बीच जो है वो उसको मैरिज को लीव कर देती है जी। ठीक है, शादी को उसको लीव कर देती है, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का मतलब अपनी शादी ब्रेक कर सकते हो जब आपको समझ आ जाए। ठीक है ना, एक प्यूबर्टी की 15 साल की एज में आपको समझ आ गई, आपकी शादी गार्डियन ने 10 साल की एज में करवा दी थी, तो फिर आप उसको ब्रेक कर सकते हैं 15 और 18 के बीच, उसको बोला गया ऑप्शन। अगर ब्रेक नहीं करोगे फिर आप इसको शादी को कंटिन्यू कर लोगे। ठीक है, एज ऑफ प्यूबर्टी इज द 15 ईयर्स। वो 15 साल की बात कर रहे हैं, ये 15 साल की बात नहीं कर रही, ये कह रहे हैं 15 साल की एज में आप अपनी मैरिज तोड़ सकते हैं अगर आपके छोटे होते हुए मैरिज होगी थी। सो इट इज द ऑप्शन टू अप्रूव या डिसअप्रूव द मैरिज आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। सो इट इज कॉल्ड ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, इस वजह से इसको ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी बोला गया है। आगे चेक करेंगे ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी में इफ ए पर्सन चूजेस टू, इसके फैक्ट्स समझ लो अलग अलग, ठीक है, तरीके से। इफ ए पर्सन चूजेस टू डिसॉल्व द मैरिज आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, अगर आफ्टर द अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी वो डिसॉल्व करना चाहता है पर्सन, देन द मैरिज इज डिसॉल्व्ड ओनली विद द कंफर्मेशन ऑफ द कोर्ट। इसको ध्यान रखना, कंफर्मेशन ऑफ द कोर्ट। विदाउट कंफर्मेशन ऑफ कोर्ट जो है आपकी शादी टूटेगी नहीं, कंफर्मेशन करवानी पड़ेगी आपको कोर्ट से, ये बात ध्यान रखनी है। इफ सच पर्सन अप्रूव्स द मैरिज आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, अगर अप्रूव करते हो, ये किसको लेकर बात करी थी? डिसॉल्व को लेकर, डिसअप्रूव को लेकर। अगर आप अप्रूव करते हो मैरिज को आफ्टर अटेनिंग दैट एज 15 इयर्स, देन इट इज वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। फिर आपकी पिछली वाली डेट से रेट्रोस्पेक्टिवली ये शादी वैलिड मानी जाएगी। ऐसा नहीं है भी उस दिन ही वैलिड हुई है, आपने उस जिस दिन अप्रूवल दी है। थर्ड पॉइंट है इफ द पर्सन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी नॉट एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, अगर एक्सरसाइज ही नहीं करते, चुप रहते हो, ठीक है, देन फिर क्या माना जाएगा? फिर सुन्नी लॉ मानता है, प्रज्यूम करता है कि ही और शी अप्रूव्स द मैरिज, की अप्रूव कर दी है। ठीक है, ये डीम्ड फिक्शन है, देखो
ठीक है, ये डीम्ड किया जाएगा कि अप्रूव अप्रूव हो गया। बट शिया लॉ के अंदर क्या है, माइनर्स मैरिज मस्ट बी अप्रूव्ड ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, ये अप्रूव होनी चाहिए उसके द्वारा मेजर होने के बाद 15 साल की एज के बाद, अदरवाइज इट इज नो मैरिज। तो मतलब शिया के जो रूल्स हैं वो ज्यादातर उल्ट हैं, ठीक है, वो ही आपको पकड़ने हैं। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यही आपको याद करना है डिफरेंस, कि भाई सुन्नी वाले तो अप्रूव मान लेंगे चुप रहने के केस में, ये वाले नहीं अप्रूव करते, क्योंकि यहां तो अप्रूवल मांगी जाती है शियास के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, मैरिज नो मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट है जी सेकंड पॉइंट, ठीक है, पहले अपना चल रहा था कॉम्पिटेंसी, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, अब साउंड माइंड भी होना जरूरी है। सो बोथ द पार्टीज मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, बट मैरिज बाय ए ल्यूनेटिक पर्सन व्हेन ही इज सेन इज वैलिड, दैट इज आल्सो वैलिड। मतलब एक पागल बंदा जब ठीक था उस समय अगर शादी करवा जाए तो भी वैलिड मैरिज मानी जाती है। ऐसा ही सेम कॉन्ट्रैक्ट में माना जाता है, अगर इनसेन व्यक्ति ड्यूरिंग द सैनिटी, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है, उसको वॉइड नहीं करते, ठीक है। तभी तभी कॉन्ट्रैक्चुअल है ना, कॉन्ट्रैक्ट के साथ काफी चीजें मैच होती हैं। थर्ड बात है पार्टीज मस्ट बी मुस्लिम, ठीक है जी, पार्टीज मस्ट बी मुस्लिम। तो पार्टीज जो है मुस्लिम होनी चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, दोनों पार्टीज मुस्लिम। अगर मुस्लिम नहीं होंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इफ मुस्लिम फीमेल मैरी विद नॉन मुस्लिम मेल, अगर नॉन मुस्लिम मेल के साथ बाहर शादी करवाएगी तो वॉइड है, फीमेल की बात करिए। अगर शिया मेल मैरी विद नॉन मुस्लिम फीमेल, ये भी अगर ये शिया मेल की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम फीमेल कोई भी सेक्स से हो, सुन्नी या फिर शिया, ठीक है, बट शिया अकेले मेल की बात हो रही है, नॉट द सुन्नी मेल। तो शिया मेल जो है वो अगर नॉन मुस्लिम के साथ कराता है वो भी वॉइड, ये दो ऐसे याद कर लो, शिया मेल का इक्वल स्टेटस है फीमेल्स के। और नेक्स्ट सुन्नी मेल जो है, सुन्नी मेल विद नॉन मुस्लिम, ठीक है, नॉन मुस्लिम आगे डिफाइन कर दी कौन सी, किताब या फीमेल, जो किताब को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो किताब को, हिंदू किताब को फॉलो नहीं करते, ठीक है, क्रिश्चियन करते हैं बाइबल को, ठीक है, क्रिश्चियन के साथ, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन के साथ करवा रहा है सुन्नी मेल, तो दैट इज द वैलिड, ठीक है, क्योंकि ये भी किताबियां हैं, मुस्लिम भी किताबियां हैं, तो किताबिया ने किताबिया के साथ करवाई, मतलब अदर रिलीजन में, तो वैलिड कर दी इन्होंने सुन्नी मेल की, ठीक है, क्योंकि ये कुरान को फॉलो करते हैं जी मुस्लिम्स। और इफ द सुन्नी मेल विद नॉन मुस्लिम दैट इज नॉन किताबिया फीमेल, फॉर एग्जांपल हिंदू के साथ करवाई, अगर मुस्लिम मैन ने हिंदू वुमेन के साथ करवाई, देन इरेगुलर, फिर इसका स्टेटस क्या बनेगा, इरेगुलर। ये ध्यान रखना आपको, है ना, चार आंसर हो गए, दो अवॉइड कर दिया अपने, एक वैलिड और एक इरेगुलर। बाकी जो मुस्लिम के साथ करवा रहे हैं उसका तो कोई चक्कर है ही नहीं, ठीक है, सेक्ट जो मर्जी करवाई चले, शिया सुन्नी के साथ करवाई चले, सुन्नी शिया के साथ करवाई चले। नॉन किताबिया कौन है, क्रिश्चियन, ज्यू और मुस्लिम, ठीक है, नॉन किताबिया, सॉरी किताबिया, ये नॉट लिखा है, मैं गलत पढ़ गया, किताबिया कौन है, क्रिश्चियन, ज्यू और मुस्लिम, और नॉन किताबिया कौन है, हिंदू और पारसी, ठीक है, यहां तक समझ आया। तो ये मतलब किताब को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम, ज्यू, क्रिश्चियन, नॉन किताबिया जो अग्नि पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो हिंदू और पारसी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, ठीक है, कंसेंट मस्ट बी द फ्री, तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि अगर कंसेंट फ्री नहीं है इसका मतलब प्रेशराइज में आपके साथ शादी जो है वो करवाई जा रही है, तो फिर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये देखो, इफ बाय द कंपल्शन और थ्रेट, अगर डरा धमका के शादी होती है तो वॉइड है, बट हनाफी सुन्नीज में वैलिड है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें याद करने वाली हैं। और अगर बाय फ्रॉड की जाती है तो शिया में वॉइड है, सुन्नीज में इरेगुलर है, ठीक है, धोखे के साथ। अगर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है, कोई गलती लगी, ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट आइडेंटिटी को लेकर एक्सेट्रा, तो वॉइड ही है, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट मतलब ये सारे केसेस में फ्री नहीं है, कोई फ्रॉड से कॉज होगी, कोई मिस्टेक से, कोई थ्रेट से, कोई कंपल्शन से। नेक्स्ट है, अगर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की जाती है जोक में, मजाक के अंदर, ठीक है, एंड विदाउट स्पेसिफिक इंटेंशन, करवाने की मंशा नहीं थी, मजाक मजाक में शादी होगी, देन दिस मैरिज इज वैलिड अंडर ओनली हनाफी लॉ, ठीक है, हनाफी का ध्यान रखना, हनाफी इसको भी वैलिड कर रहा है डरा के धमका के, और जो मजाक में कर रहा है उसको भी वैलिड कर रहा है हनाफी लॉ, ठीक है। अदर फॉर्मेलिटीज और क्या है शादी करवाने के लिए, ऑफर करना पड़ेगा, ऑफर को बोलते हैं इजब, ठीक है, फ्रॉम द बॉय साइड से ये ऑफर होगा, और एक्सेप्टेंस जो है वो कबूल बोला जाएगा फ्रॉम द गर्ल साइड से उसके, ठीक है, फादर या चाचा जो है,
ठीक है, कोई भी मतलब वो अक्सर जो है एक्सेप्टेंस करते हैं, ठीक है। तो लड़का ऑफर करता है, वो एक्सेप्टेंस, ऑफर में जो भी प्रॉपर्टी वगैरह देनी है लड़के ने लड़की को, ठीक है, और या कैश वगैरह देना है, वो चीजें सारी। नेक्स्ट है जी, एट द सेम सीटिंग दैट इज इन द सेम ट्रांजेक्शन। ये ऑफर और एक्सेप्टेंस एक ही सीटिंग में किए जाएंगे। एक ही सीटिंग का मतलब है सेम ट्रांजेक्शन में। एक ही सीटिंग का मतलब फिजिकली आमने सामने होना जरूरी नहीं है, चाहे एक फॉरेन में हो लड़की, लड़का इंडिया में हो, तो भी वो वीडियो कॉल के बेसिस पे एक ही ट्रांजेक्शन में शादी कर सकते हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस करके। या वीडियो कॉल भी ना लगाएं तो मैसेजेस के थ्रू भी वो शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो बात ध्यान रखेंगे, सेम ट्रांजेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है, ऑफर और एक्सेप्टेंस, गैप ना आए। और 19 में जो है फॉर्मेलिटी एक्स्ट्रा, वो 2 मेल विटनेस चाहिए होते हैं, 2 मेल विटनेस के सामने ये ऑफर एक्सेप्टेंस होगा। और अगर 2 मेल नहीं है तो 1 मेल एंड 2 फीमेल विटनेसेस, ठीक है। फिर 2 फीमेल विटनेसेस 1 मेल की जगह पे एड ऑन करनी पड़ेंगी, देन वो पूरी फॉर्मेलिटी होती है। सो दे मतलब जो विटनेसेस हैं, दे शुड बी मुस्लिम, साउंड माइंड और मेजर। 15 साल यहाँ पे ध्यान रखना है ना, क्योंकि शादी चल रही है, चाहे शादी वालों की एज चाहे विटनेसेस की एज 15 साल ही चलेगी। और अगर विटनेस प्रेजेंट ना हुए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल, देन मैरिज हो जाएगी इरेगुलर, ठीक है। बट इन शियाज नो विटनेसेस आर रिक्वायर्ड इन मैरिज। ये बात ध्यान रखनी है, शिया में रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं डी पॉइंट पे। अब बात आ रही है एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशंस को लेकर, ठीक है। एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशंस, कुछ रिश्ते ठीक बैठने चाहिए, जो इन्होंने प्रोहिबिशन लगा रखी है रिश्तों में, वो रिश्ते एब्सेंट होने चाहिए, इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 तरीके की प्रोहिबिशंस हैं, रॉक हैं, एक एब्सोल्यूट एक रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट में अगर आपने नहीं बात मानी तो ज्यादातर मैरिज वॉइड होती दिखेगी, और रिलेटिव में मिक्स आंसर रहेगा, कभी वैलिड कभी इरेगुलर कभी वॉइड, ठीक है। इस तरीके से रिलेटिव प्रोहिबिशन मतलब थोड़ी कम, वो मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है। स्ट्रिक्ट कौन सी है? एब्सोल्यूट, 100% जो माननी जरूरी है। तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस में पहली आती है कंसैंग्युनिटी, दैट इज बाय ब्लड, जिसको बोलते हैं कुराबत, ठीक है। कंसैंग्युनिटी मतलब जो आपका खून के रिश्ते हैं, ठीक है, बहन होगी, माँ होगी, ठीक है, फादर हो गया, भाई हो गया, इस टाइप से, दादा हो गया, ठीक है, जो खून के रिश्ते हैं, नाना हो गया, नानी, इस टाइप से। एफिनिटी जो है मैरिज के रिश्ते, बाय मैरिज, ठीक है। मुशारत, सास होगी, ससुर हो गया, बहू होगी, जवाई हो गया, ये मैरिज वाले रिश्ते हैं, इसको मुशारत बोला जाता है। थर्ड फॉस्ट्रेज, फॉस्ट्रेज होते हैं बाय मिल्क, उसको बोलते हैं रीजा, जो दूध वाला रिश्ता होता है, जो बच्चे ने जिस माँ का दूध पिया होता है, ठीक है, उस माँ के साथ वो शादी नहीं करवा पाएगा, उसको एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन में, प्रोहिबिशन में रखा गया है, उसको बोलते हैं बाय रीजा। एक रिश्ता बनता है ना, क्योंकि बाय मिल्क के थ्रू, ना बाय ब्लड के थ्रू, ना बाय मैरिज, बट बाय मिल्क। और रिलेटिव प्रोहिबिशंस जो है, ठीक है, वो रिलेटिव प्रोहिबिशंस जो है वो अनलॉफुल कंजंक्शन आ जाती है जी, ठीक है। अनलॉफुल कंजंक्शन, अनलॉफुल कंजंक्शन में क्या है? ए मुस्लिम इज प्रोहिबिटेड टू हैव 2 वाइफ्स एट ए टाइम, ठीक है। ए मुस्लिम इज प्रोहिबिटेड टू हैव 2 वाइफ्स एट ए टाइम इफ दीज 2 वाइफ्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय कंसैंग्युनिटी, बाय एफिनिटी और बाय फॉस्टेज, ठीक है। रिलेटिव प्रोहिबिशन में हम बात कर रहे हैं कि भाई एक मुस्लिम उन 2 लड़कियों से शादी नहीं करवा सकता जो 2 सखी बहनें हैं, ठीक है, वो क्योंकि दोनों किस में फॉल हो रही है? कंसैंग्युनिटी में, या फिर वो मैरिज के अकॉर्डिंग हो, सास बहू हो, ठीक है, इस टाइप से कुछ मैरिज के, कोई भी मैरिज का रिश्ता बनता हो तो वो नॉर्मल आपस में इकट्ठी एक ही घर में एक ही पति के साथ शादी नहीं करवा सकती, या उनका फॉस्टेज का कोई रिश्ता हो, बहन भाई का, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो उसको बोला गया है अनलॉफुल कंजंक्शन। अगर करवाते हैं, मतलब मान के चलो अपनी साली के साथ शादी करवाता है मुस्लिम मेल, तो सुन्नीज में इरेगुलर और शियाज में वैलिड है कुछ केसेस में, बट इन अदर केसेस इट इज वॉइड, ठीक है। कुछ केसेस में वैलिड करी है, बट ज्यादातर केसेस में क्या है? वॉइड है। सेकंड, सेकंड रिलेटिव प्रोहिबिशन जो है, ठीक है, मैरिज विद 5th वाइफ। हाँ, अगर 5वीं वाइफ के साथ, मैंने बोला था वैसे 4 के साथ अलाउ है, बट अगर 5वीं के साथ करवाते हैं तो फिर ये वैसे तो रॉकी है ना, भी नहीं करवानी, ये कस्टम बन गया है। तो सुन्नीज में जो है वो इरेगुलर, शिया में वॉइड, ठीक है, शिया में वॉइड हो जाएगी। नेक्स्ट आओ, मैरिज विद नॉन मुस्लिम, ठीक है, मैरिज विद नॉन मुस्लिम। हाँ जी,
तो अगर नॉन मुस्लिम के साथ करवाते हैं, ये अपना डिस्कशन हो चुकी है, सुन्नी मेल किताबिया के साथ तो वैलिड, सुन्नी मेल नॉन किताबिया के साथ करवाए इरेगुलर, ऑल अदर वॉइड, अदर रीजन में अगर करवाएंगे, ठीक है, ये दो ही हैं सुन्नी मेल वाले, किताबिया के साथ वैलिड, नॉन किताबिया के साथ इरेगुलर। फिर नेक्स्ट है जी मैरिज विदाउट विटनेसेस, अगर विदाउट विटनेस करवाते हैं सुन्नीज में इरेगुलर, शिया में वैलिड, ठीक है। फिर है जी मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, इद्दत पीरियड होता है जो वुमेन को ऑब्जर्व करना होता है आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। डिसोल्यूशन दो तरीके से होती है, या तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए या फिर हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो जाए, तो फिर उस केस में बच्चे प्रेगनेंसी वगैरह को, बच्चे की पैटर्निटी चेकआउट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए प्रेगनेंसी को इद्दत पीरियड रखना होता है कि उसने शादी नहीं करवानी होती उस इद्दत पीरियड में। वो कभी डेथ के केस में 4 महीने 10 दिन का होता है, या फिर 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड होते हैं इन केसेस ऑफ डिवोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। वो इद्दत पीरियड को लेकर अभी बात करेंगे बाद में, ठीक है। बट इद्दत पीरियड के दौरान अगर लड़की ने शादी करवा ली तो सुन्नीस में रूल क्या है, इरेगुलर, ठीक है। सुन्नीस में इरेगुलर है और शिया के अंदर वॉइड है, ठीक है, शिया के अंदर वॉइड है। और एक सेकंड, ठीक है, तो शिया के अंदर क्या है, वॉइड। नेक्स्ट चलो, री मैरिज अगर करवाई जाती है बिटवीन डाइवोर्स कपल अगेंस्ट द, ठीक है, मतलब डाइवोर्स कपल जो है वो अगेन दोबारा शादी आपस में एक दूसरे के साथ करवाना चाहते हैं अगेंस्ट द रूल ऑफ हलाला। तो हलाला का रूल क्या है, हलाला का रूल समझ लो, अगर वो हस्बैंड वाइफ पहले थे, है ना, हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया, अब डब्ल्यू इससे दोबारा शादी करवाना चाहती है, तो उससे पहले एक रूल ऑफ हलाला अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब किसी H2 के साथ, अदर मैन के साथ पहले शादी करवानी पड़ेगी, और उस शादी से पहले ना एक इद्दत भी रखना होगा, ठीक है, पहले इद्दत, देन H2 के साथ मैरिज, फिर H2 के साथ डाइवोर्स, फिर H2 के डाइवोर्स के बाद फिर इद्दत दोबारा, बच्चे की पैटर्निटी फाइंड आउट करने के लिए, प्रेगनेंसी चेक करना, तो इद्दत के बाद, ठीक है, फिर वो दोबारा H के साथ शादी करवा सकती है। दिस इज रूल ऑफ हलाला। तो अगर इस रूल ऑफ हलाला के अगेंस्ट जाकर शादी करवाते हैं वो, मतलब विदाउट परफॉर्मिंग द सेकंड मैरिज विद सेकंड मैन, वो डायरेक्टली कर लेती है आफ्टर इद्दत, ठीक है, आफ्टर डिवोर्स विद H, दोबारा ऐसी डायरेक्ट शादी करवा लेते हैं, तो सुन्नीस कहते हैं इरेगुलर, शिया कहते हैं वॉइड, ठीक है। पॉलीएंड्री का मतलब आप समझ गए, अगर लड़की दूसरा ब्याह करवाए तो वो वॉइड है, चाहे सुन्नी है चाहे शिया है, ठीक है। मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, अगर हज करने गए हो, धार्मिक यात्रा पे गए हो, उस दौरान शिया में करवाई वॉइड, हनाफी सुन्नीस में कराई वैलिड, अदर सुन्नीस वाले स्कूल्स ने करवाई इरेगुलर। चले आगे, इसके बाद आता है कंसेप्ट मुत्ता मैरिज का, ठीक है। मुत्ता मैरिज में क्या है, मुत्ता मैरिज एक टेम्परेरी मैरिज है बेसिकली, ठीक है, टेम्परेरी मैरिज है। मुस्लिम्स मैन जो है वो बाहर काफी समय जो है वो व्यतीत करते थे, जैसे बिजनेस की वजह से, लड़ाइयों की वजह से एक्सेट्रा, तो फिर उनको सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए वहां पे फीमेल्स चाहिए होती थी, प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा मिल रहा था, तो प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए शियाज के इतना शरिया स्कूल ने जो है ये शादी स्टार्ट करवाई, दैट इज द मुत्ता मैरिज, ठीक है, कि आप चाहे 2 घंटे के लिए शादी करवा लो, चाहे 2 दिन के लिए करवा लो, चाहे 2 साल के लिए करवा लो, जितना आपको ठीक लगता है उतने टाइम के लिए करवा सकते हो, टेम्परेरी एंजॉय करने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है, एक तो बच्चे जो हैं आपके वो लेजिटिमेट बन जाएंगे, इलेजिटिमेट नहीं होंगे। दूसरा, प्रोस्टिट्यूशन वाली चीज जो है वो थोड़ी सी गलत लगती है सोसाइटी में, वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो मुत्ता मैरिज से रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे जो पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है आपके। तो मुत्ता मैरिज इज प्लेजर मैरिज, इसको एंजॉयमेंट वाली मैरिज बोला जाता है, टेम्परेरी मैरिज बोला जाता है, ठीक है। मुत्ता मींस यूज और एंजॉयमेंट, इसका मतलब क्या है मुत्ता का, ठीक है, अरबी भाषा में एंजॉय करना या यूज करना है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय द इतना शरिया स्कूल ऑफ शिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है, इतना शरिया स्कूल ऑफ शिया, सिर्फ इतना शरिया स्कूल ने इसको शिया के, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन दी है। सो दिस मैरिज इज इन सुन्नीस, सुन्नीस में तो ये वॉइड है, सुन्नीस वाले नहीं करवा सकते, सिर्फ शिया वाले करवा सकते हैं, ठीक है। और असेंशियल क्या है मुत्ता मैरिज के, वो देख लो। इट इज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, 1 डे 1 मंथ या ईयर्स, जितना भी टाइम बताना जरूरी है। अगर टाइम नहीं बताओगे फिर ये नॉर्मल मैरिज काउंट करी जाएगी, फिर नॉर्मल मैरिज वाले हम पैरामीटर्स लगाएंगे, ठीक है। एंड द पार्टीज मस्ट अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, 15 साल, और साउंड माइंड होनी चाहिए। गार्डियंस कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट
द मुत्ता मैरिज ऑफ एनी माइनर, इसमें गार्डियंस को जो है वो कट कर दिया गया है, ठीक है। सिर्फ पार्टीज ही एज ऑफ मेजोरिटी में जाके करवा सकती हैं, ठीक है। इससे पहले ये शादी 15 साल से पहले नहीं हो सकती, क्योंकि एज ऑफ प्यूबर्टी 15 साल है। वैसे भी सेक्सुअल कॉम्पिटेंसी 15 में आती है, तो फिर 15 से पहले करवाने की इतनी क्या जरूरी है। ये इस तरीके से रूल बनाया गया है। और जो शिया मेल आपको पता है, ये किसी भी नॉन मुस्लिम के साथ शादी नहीं करवा सकता था, ये वॉइड होती थी। बट यहाँ पे ही कैन मैरी विद द मैरिज विद मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, किताब या नॉन, जिस मर्जी वुमेन के साथ ये शादी करवा सकता है, क्योंकि पर्पस आप समझ रहे हो ना, वो टेम्परेरी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए लॉ कर रहे हैं। तो बाहर ये थोड़ा ना पूछेगा वो कि आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करती हैं एक्सेट्रा, ठीक है। ओनली प्रोहिबिशन शुड बी चेक्ड, ठीक है। तो सिर्फ प्रोहिबिशन चेक करिएंगे, वो रिश्ते में बहन, ठीक है, मदर एक्सेट्रा या इस टाइप के कोई ना लगती हो मैरिज वाले में, ठीक है, वो चीजें तो ध्यान रखनी है। बट ए शिया फीमेल, जो शिया फीमेल है उसकी सिचुएशन जान लो कि कॉन्ट्रैक्ट दिस मैरिज ओनली विद ए मुस्लिम मेल, वो सिर्फ मुस्लिम मेल से ही करवा सकती है जो शिया फीमेल है, ठीक है। और देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एज टू द नंबर ऑफ मुत्ता मैरिज, इसमें 2-4 फिक्स नहीं है नंबर, चाहे 10 करवाओ चाहे 15 कराओ, एनी नंबर ऑफ मैरिज। एंड द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज मस्ट बी फ्री, फ्री कंसेंट यहाँ पे भी चाहिए, इजब और कबूल यहाँ पे भी चाहिए, और नो विटनेसेस रिक्वायर्ड, कोई विटनेस की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि वो तो नॉर्मल मैरिज में भी शिया में आपको पता है होती नहीं है। और डावर मस्ट बी स्पेसिफाइड, एक डावर अमाउंट स्पेसिफाई करनी होती है जो इजब में रखनी होती है और फिर कबूल की जाती है लड़की वालों की तरफ से, ठीक है, वो यहाँ पे भी रखनी होगी एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसके बाद आप पढ़ते हैं इसके लीगल इफेक्ट्स। तो लीगल इफेक्ट्स क्या है मुत्ता मैरिज के? कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज इज लॉफुल, कोहैबिटेशन, ठीक है, लॉफुल मानी जाएगी। पहले जैसे प्रोस्टिट्यूशन बनती थी है ना, वो अनलॉफुल होती है। द मुत्ता हस्बैंड एंड वाइफ हैव नो राइट्स, ये ध्यान रखनी है बात, नो राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस विद ईच अदर, ठीक है। इनके पास कोई राइट नहीं है आफ्टर डेथ एक दूसरे की प्रॉपर्टी क्लेम करने का, क्योंकि ये टेम्परेरी मैरिज एंजॉय के लिए करवा रहे हैं। तो ए मुत्ता वाइफ इज नॉट एंटाइटल टू गेट एनी मेंटेनेंस अंडर शिया लॉ, ठीक है, नॉट एंटाइटल, तो मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा, बट शी इज एंटाइटल टू टेक द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, मतलब सेक्शन 144 ऑफ बीएनएसएस, ठीक है जी। इसमें जो है वो मेंटेनेंस ले सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ यही प्रूव करना मैं वाइफ हूं एक लीगल तौर पर, तो ये लीगल मैरिज है जी, ठीक है, मुत्ता मैरिज। तो वाइफ वहां पे जाके ये बन के क्या मतलब प्रूव करके वो, ठीक है, मेंटेनेंस ले सकती है। चिल्ड्रन लेजिटिमेट माने जाएंगे, और चिल्ड्रन विल हैव टू द राइट टू इनहेरिट, बच्चों को प्रॉपर्टी में लेने का अधिकार है दोनों पेरेंट्स के, समझ गए। और इद्दत पीरियड जो है, इद्दत पीरियड, ठीक है, इसमें कितना होता है वो लिखा है, इफ कॉन्ज्यूमेशन हैज नॉट टेकन प्लेस, अगर कॉन्ज्यूमेशन नहीं हुई है, आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है हस्बैंड वाइफ का, देन वाइफ नीड्स नॉट टू ऑब्जर्व इद्दत। फिर क्योंकि वो प्रेगनेंसी फाइंड आउट करनी होती है, आपकी कॉन्ज्यूमेशन ही नहीं हुई तो रखने की कोई जरूरत नहीं है इद्दत। इफ मुत्ता मैरिज टर्मिनेट आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन, अगर आफ्टर कॉन्ज्यूमेशन हो रही है टर्मिनेट आपकी शादी, देन इफ द मैरिज डिसॉल्व ड्यू टू द डेथ ऑफ द हस्बैंड, देन 4 महीने 10 दिन का, ठीक है, 4 महीने 10 दिन ध्यान रखेंगे, ठीक है, अगर डेथ हुई है उस केस में। और अगर इफ मैरिज इज डिसॉल्व ड्यू टू द सम अदर रीजन, डाइवोर्स वगैरह हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, सॉरी डाइवोर्स तो नहीं, इसमें डाइवोर्स हम नहीं लेकर आते, अदर रीजन मतलब डेज वगैरह के अकॉर्डिंग, जैसे 10 दिन के लिए करी, 10 दिन के बाद डिसॉल्व होगी, तो डेथ तो नहीं हुई है ना, देन इद्दत पीरियड इज ऑफ 2 मंथली कोर्सेस, ठीक है, 2 मंथली कोर्सेस मतलब मेंस्ट्रुएशन कोर्सेस, ठीक है। और 45 डेज इफ नॉट मेंस्ट्रुएटिंग, अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो 45 डेज, अगर पीरियड आते हैं तो 2 मंथली कोर्सेस। और वेयर द मुत्ता वाइफ इज प्रेग्नेंट, अगर प्रेगनेंसी फाइंड आउट होगी, फिर ये पीरियड ऑफ इद्दत एक्सटेंड हो जाएगा टिल द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, ठीक है जी, यहां तक बात समझ आई। नेक्स्ट, दिस मैरिज, द मैरिज इन दीज फॉर्म्स कैन डिसॉल्व, ये टूटेगी कैसे मैरिज वो सीख लो। हाँ जी, द मैरिज इन दीज फॉर्म्स कैन डिसॉल्व बाय द डेथ ऑफ आइदर पार्टी, ठीक है, एक पार्टी की डेथ होगी तो भी टूट जाएगी, एक्सपायरी हो गया स्पेसिफाइड टाइम तो भी टूट जाएगी। और हस्बैंड लीव्स अ वाइफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टर्म, जैसे 6 महीने के लिए शादी करी तो 6 महीने से पहले वो लीव भी कर सकता है, ठीक है। बट वेयर द हस्बैंड लीव्स अ वाइफ बिफोर द टर्म, देन इट इज सेड दैट ही हैड मेड द गिफ्ट ऑफ अनएक्सपायर्ड पीरियड, जिसको बोलते हैं हिबाए मुद्दत, उसको एक गिफ्ट देना पड़ता है कि भाई मैं पहले ही छोड़ के जा रहा हूँ ना, तो
मान के चलो 4 महीने के बाद छोड़ के जा रहा है, 2 महीने रहते थे अभी, तो 2 महीने का उसको हिबा देना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा। गिफ्ट को क्या बोलते हैं मुस्लिम भाषा में? हिबा। तो ये है हिबाए मुद्दत, क्योंकि अनएक्सपायर्ड टाइम का गिफ्ट देके जा रहा है इन फेवर ऑफ द वाइफ, बिकॉज इन दैट केस ही हैज टू पे द फुल अमाउंट ऑफ डावर। ठीक है, तो क्योंकि यहां पे ना इसको डावर, अगर इन्होंने 5 लाख फिक्स किया था तो पूरा का पूरा 5 लाख देना होगा। ये नहीं है कि वो कट कर सकता है कि मैं तो पहले 3 मंथ के बाद दे रहा हूँ 2.5 लाख कट करूंगा, तो वो उसको अनएक्सपायर्ड पीरियड का भी देना होगा, मतलब पूरे के पूरे 5 लाख देने होंगे अगर हस्बैंड छोड़ के जा रहा है। सेकेंड लिखते हैं द वाइफ लीव्स, अगर वाइफ लीव करती है हस्बैंड को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, देन इफ द वाइफ लीव्स द हस्बैंड, देन हस्बैंड हैज ए राइट टू डिडक्ट द अमाउंट ऑफ डावर प्रोपोर्शनेट, दैट इज परसेंटेज वाइज। फिर कट होगा, अगर हाफ टाइम में छोड़ के जाएगी तो फिर उसके 2.5 लाख कट कर लिए जाएंगे। ठीक है, अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द ड्यूरेशन, बट देयर इज नो डाइवोर्स इन द मुत्ता मैरिज। ये जो मैं बता रहा था ना, ये ध्यान रखनी है, डिवोर्स कुछ नहीं होता, ऐसे छोड़ छाड़ के बीच में जा सकते हैं, फिक्स समय पूरा निभाने की कोई जरूरत नहीं है, बस डावर के ऊपर अफेक्ट आता है। अगर हस्बैंड छोड़ के आ रहा है फुल डावर देगा, वाइफ छोड़ के आ रही है उसका डावर काट लिया जाएगा। ठीक है, बाकी लीगल इफेक्ट्स जो हैं वो हम वैलिड मैरिज के डिस्कस करते हैं, मुत्ता मैरिज को छोड़कर अलग से बात आ रही है वैलिड नॉर्मल मैरिज। ठीक है, तो कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज, कोहैबिटेशन बिटवीन द पार्टीज इज लॉफुल। ठीक है, आपस में इकट्ठे से रहते हैं तो लॉफुल मानी जाती है कोहैबिटेशन, बच्चे जो है लॉफुली माने जाते हैं। ठीक है, वेडिड कपल आर लेजिटिमेट। ठीक है, तो लेजिटिमेट माने जाएंगे एंड दे कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी। फॉर कपल इटसेल्फ म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, यहां पे म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस हस्बैंड वाइफ को रहते हैं, क्योंकि दिस इज द नॉर्मल मैरिज, दिस इज नॉट द मुत्ता मैरिज। और वाइफ कैन क्लेम द डावर, डावर क्लेम कर सकती है एंड हैज ए राइट टू मेंटेनेंस, मतलब सारे राइट रहेंगे यहाँ पे, वैलिड मैरिज है ना। और प्रोहिबिटेड रिलेशंस आर क्रिएटेड ड्यू टू द मैरिज। ठीक है, प्रोहिबिटेड रिलेशन जो है, ठीक है, वो क्रिएट, ठीक है, आर क्रिएटेड ड्यू टू द मैरिज। हाँ ठीक है, वो मैरिज से, ठीक है, प्रोहिबिटेड रिश्ते भी क्रिएट हो रहे हैं। क्लियर, मतलब जहां पे आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, सास ससुर के साथ आगे फर्दर एक्सेट्रा, वो ध्यान रखनी होती है बातें। और लीगल इफेक्ट्स क्या हैं वॉइड मैरिज के? इसमें नो म्यूचुअल राइट्स, ठीक है, और ऑब्लिगेशन क्रिएटेड फॉर द पार्टीज इन दिस यूनियन, कोई आपस में राइट लाइबिलिटी नहीं है। द चिल्ड्रन बोर्न टू सच कपल आर डीम्ड इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट माने जाएंगे। वाइफ हैज नो राइट ऑफ डावर, नो राइट ऑफ मेंटेनेंस, दिस मैरिज डज नॉट एग्जिस्ट इन लॉ, मतलब ये जीरो मैरिज है। ठीक है, लॉ की नजरों में। फिर है इरेगुलर मैरिज के इफेक्ट्स, इरेगुलर के चेक करो। द कोहैबिटेशन इज लॉफुल, लॉफुल मानी जाएगी, और बच्चे भी लेजिटिमेट और कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स, ऐसे लग रहा है जैसे वैलिड मैरिज है। और म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस डू नॉट राइज, बस ये कट कर दिया, इनहेरिटेंस का राइट नहीं रहेगा। और वाइफ कैन क्लेम डावर ओनली आफ्टर द कॉन्जुमेशन ऑफ द मैरिज। ठीक है, तो आफ्टर कॉन्जुमेशन जो है मैरिज के, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद, फिर वो डावर क्लेम कर सकती है। एंड दिस मैरिज कैन बी रेक्टिफाइड बाय रिमूविंग द प्रोहिबिशन और इम्पेडिमेंट, मतलब इस मैरिज को रेक्टिफाई, मतलब ठीक है, इसको करेक्ट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। वैलिड, वैसे भी वैलिड के बराबर इफेक्ट है, बट इसको बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो अगर वो प्रोहिबिशन दूर हो जाए। जैसे मान के चलो इरेगुलर थी नॉन किताबिया के साथ करवाने के लिए, तो उन नॉन किताबिया फीमेल जो है उसका रिलीजन वो चेंज करवा लो, उसको किताबी वाला रिलीजन करवा लो। ठीक है, या अपना मुस्लिम रिलीजन करवा लो, तो देन फिर आपकी वो वैलिड हो जाएगी। वैलिड मतलब बिल्कुल ही रेक्टिफाई हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट टॉपिक है जी डावर। मैरिज वाला टॉपिक आपको समझ आ गया, तो मैरिज वाला टॉपिक जो है वो इतना ही है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखेंगे। हाँ जी, डावर में क्या है, डावर को मेहर बोलते हैं, जो अपन अमाउंट की बात कर रहे थे ना। ठीक है, तो अमाउंट जो फिक्स करी जाती है लड़के द्वारा, वो लड़का लड़की को बोलता है, लड़की वालों को, कि भाई मैं इतना दूंगा, और वो कहती है अभी ठीक एक्सेप्ट है उसकी तरफ से, दैट इज डावर। तो इसका मीनिंग समझेंगे, डावर इज ए सम ऑफ मनी। ठीक है, डावर इज ए सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी विच द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द हस्बैंड इन कंसिडरेशन ऑफ द मैरिज। तो ये मैरिज कंसिडरेशन मानी जाती है, क्योंकि वाइफ अगले के घर जा रही है ब्याह के, तो अगले से कुछ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एज ए कंसिडरेशन अमाउंट ले रही है कि भाई मेरे को 20 लाख 30 लाख या कोई प्रॉपर्टी एक्सेट्रा
ठीक है, वो इज्म में ऑफर में रखी जाए तभी हम मैरिज जो है वो कबूल करूंगी। ठीक है जी, क्लियर। तो कहने का मतलब वो मनी भी हो सकती है और प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू अमीर अली का क्या बोलना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डावर इज ए पीनल सम, इसको पीनल लिखो, penal sum with the object to compel the husband to fulfill the marriage contract in its entirety। उन्होंने कहा ये बेसिकली आप समझेंगे जो डाइवोर्स से संबंधित पावर है ना हस्बैंड के पास, वो पावर बहुत वाइड है। ठीक है, वो पावर बहुत वाइड है कि किसी भी बिना बात के, बिना डिस्प्यूट हुए, बिना वाइफ की गलती के, वो हस्बैंड जो है मुस्लिम अपने कस्टमरी डाइवोर्स वाले राइट्स के अंदर, पावर के अंदर वो डाइवोर्स दे सकता है, तलाक दे सकता है बिना बात के। ठीक है, तो इस वजह से अमीर अली का कहना है कि डावर वाली अमाउंट जो फिक्स करी गई है वो इस वजह से फिक्स करी गई है, जैसे मान के चलो 40 लाख फिक्स हो गया डावर में। ठीक है, तो हस्बैंड को ना ये डर बना रहेगा कि भाई अगर मैं इसको डाइवोर्स दूंगा तो मेरे को 40 लाख पे करने पड़ेंगे एट टाइम, तो वो एक शादी सिक्योरिटी में चली जाती है ताकि इनकी शादी टूटे ना। ठीक है, उसको डराने के लिए पिनल सम है ये। ठीक है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाने के लिए, अगर हस्बैंड फुलफिल नहीं करता है पूरी अपनी मैरिज इन इट्स एंटायरिटी, मतलब कंप्लीटली। ठीक है, समझे बात। फिर ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं इसके, ये ऑब्जेक्टिव था जो ऊपर अमीर अली बता रहे थे, टू प्लेस ए चेक ऑन द अनप्रेडिक्टेबल यूज ऑफ राइट ऑफ तलाक बाय द हस्बैंड। हाँ, बिना बात के वो अपने तलाक वाले राइट को इस्तेमाल ना कर सके। दूसरी बात ये भी है कि टू प्रोवाइड फॉर हर सब्सिस्टेंस आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज सो दैट शी में नॉट बिकम हेल्पलेस। अगर शादी के बाद वो डिवोर्स दे देगी अचानक से, जाएगी कहाँ पे, खाएगी क्या, तो इस वजह से 40 लाख की अमाउंट होएगी, 50 लाख की, तो उसकी सिक्योरिटी के तौर पर रखी जाती है कि कहाँ हेल्पलेस ना हो आफ्टर द डेथ या फिर टर्मिनेशन ऑफ द मैरिज बाय डाइवोर्स। समझ आई ना बात। तो क्लासिफिकेशन करते हैं नेक्स्ट। डावर की क्लासिफिकेशन में दो क्लासिफाइड है, क्लासिफिकेशंस है, पहली स्पेसिफाइड डावर, दूसरा अनस्पेसिफाइड डावर। स्पेसिफाइड डावर बोलते हैं महरे मुसम्मा, ठीक है, और अनस्पेसिफाइड बोलते हैं महरे मिसल या कस्टमरी डावर या प्रॉपर डावर। ठीक है, स्पेसिफाइड समझ लो, स्पेसिफाइड डावर जो है वो स्पेसिफाइड बाय द पार्टीज होता है। ठीक है, पार्टीज खुद फिर फिक्स करती हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज या फिर आफ्टर द टाइम ऑफ मैरिज या फिर बिफोर द टाइम ऑफ मैरिज, कभी भी फिक्स कर सकती हैं। अगर पार्टियां फिक्स कर लेना आपस में तो बहुत अच्छी बात है, बट करना देखो जरूरी है, कंसिडरेशन। ठीक है, माना जाता है इसको मैरिज कंसिडरेशन। बिना मैरिज कंसिडरेशन के कोई शादी पूरी नहीं मानी जाती मुस्लिम लॉ के अंदर। तो फिक्स तो आपको करना ही होगा। आप फिक्स नहीं करेंगे, अगर मान के चलो पार्टी से ना पहले फिक्स करा ना बाद में, ना शादी का टाइम, और बाद में करने में हस्बैंड आ नहीं रहा, तो फिर वाइफ जो है कोर्ट में जा सकती है। ठीक है, केस फाइल कर सकती है हस्बैंड के खिलाफ कि मेरी मैरिज हुई है, इन्होंने अभी तक जो है डावर अमाउंट फिक्स नहीं करी है, वो डावर अमाउंट फिक्स करवाई है। उसको बोला गया है जो कोर्ट फिक्स करके देगी दैट इज द अनस्पेसिफाइड डावर, क्योंकि वो स्पेसिफाई इन्होंने नहीं करी। जो इन्होंने स्पेसिफाई करी उसका नाम रख दिया स्पेसिफाइड डावर, जो कोर्ट ने करा वो अनस्पेसिफाइड डावर। ठीक है, और मिसल जो है वो कोर्ट को बोला जाता है, तो महर मिसल, ठीक है, वो महर हो गया मिसल वाला, कोर्ट वाला, या वो प्रॉपर एक अमाउंट देगी तो इस वजह से बोल दे प्रॉपर डावर। कस्टमरी, कस्टम्स को मतलब इनके फैमिली में देखते हुए पुराने, है ना, जो शादियां हैं वहां कितने कितने दिए गए थे डावर, उन चीजों को देखते हुए डावर फिक्स जब कोर्ट करती है तो कस्टमरी डावर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे। इट इज फिक्स्ड बाय द पार्टीज, चाहे बिफोर, चाहे एट, चाहे आफ्टर द मैरिज, बट अनस्पेसिफाइड डावर इज फिक्स्ड बाय द कोर्ट व्हेन पार्टीज आर नॉट फिक्स्ड। समझ आई बात। नेक्स्ट, स्पेसिफाइड डावर को आगे डिटेल करते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट डावर, स्पेसिफाइड डावर जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है इनटू टू पार्ट्स, प्रॉम्प्ट और डेफर डावर। ठीक है, प्रॉम्प्ट डावर समझ लो, प्रॉम्प्ट डावर जो है वो एक तरह से है भी वाइफ जब डिमांड करेगी उसको तब देना आपने। ठीक है, दैट इज द प्रॉम्प्ट डावर। अनस्पेसिफाइड सॉरी डेफर डावर जो है, डेफर डावर जो है वो डेथ पे मिलेगा या डिवोर्स पे मिलेगा, मतलब शादीशुदी टूटने पे मिलेगा, या फिर कोई पर्टिकुलर आप सरकमस्टांस फिक्स कर सकते हैं उस पर्टिकुलर, ठीक है, सरकमस्टांस में वो दिया जाएगा, दैट इज द डेफर्ड डावर। ठीक है, प्रॉम्प्ट को बोलते हैं मर्जल और डेफर्ड को बोलते हैं मुवज्जल। प्रॉम्प्ट के फीचर, पेड ऑन डिमांड आफ्टर मैरिज, ठीक है, मिलेगा मैरिज के बाद ही, बट डिमांड पे मिलेगा, जिस दिन भी मांग सकती है वाइफ, और इट में बी डिमांडेड बाय द वाइफ एट एनी टाइम शी लाइक्स वेदर कंज्यूमेशन हैज टेकन प्लेस और नॉट। कंज्यूमेशन चाहे हो मैरिज चाहे ना हो, वो मांग सकती है जी अपना डावर अमाउंट कभी भी, चाहे अगले दिन मांग ले। The wife may refuse the consummation till the husband does not pay the prompt dower, provided that the marriage has not been consummated। तो इस बात को समझ लो
ठीक है। वाइफ के साथ अभी कॉन्ज्यूमेशन अगर नहीं हुई है तो उसने अगर पहले डावर मांग लिया तो डावर तो देना पड़ेगा। अगर डावर नहीं देंगे तो फिर वो कॉन्ज्यूमेशन से मना कर सकती है एज ए मैटर ऑफ राइट, उसको लॉ अधिकार दे रहा है कि आप कॉन्ज्यूमेशन से मना कर सकती हैं। बट कंडीशन ये है कि आपने कॉन्ज्यूमेशन पहले ना करी। अगर कॉन्ज्यूमेशन होगी सिंगल टाइम फिर नहीं मना कर सकती। ठीक है जी। वाइफ डेफर डावर पढ़िए, मुवज्जल, पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है, और अदर स्पेसिफाइड इवेंट, कोई स्पेसिफाइड इवेंट भी चूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा आपने, इफ इट इज नॉट सर्टेन कि वेदर द डावर इज प्रॉम्प्ट और डेफर, तो क्या करेंगे? अगर आपने प्रॉम्प्ट और डेफर डावर लिख के फिक्स ही नहीं करा, क्योंकि ये तो दो तरह का होता है, आपने सिंपल लिख लिया भी डावर अमाउंट 50 लाख, ये नहीं पता है कि प्रॉम्प्ट या डेफर। तो सुन्नी लॉ का रूल है सम पार्ट इज प्रॉम्प्ट एंड सम पार्ट इज डेफर्ड। तो ये डिपेंड करेगा उनके कस्टम के ऊपर, सम पार्ट कितना होता है, 50-50 होता है या 40-60 होता है या 60-40 होता है, ये उनका कस्टम है। ठीक है। और शिया लॉ के अंदर सारा ही प्रॉम्प्ट मान लेते हैं, भी ऑन डिमांड वाइफ सारे 50 का 50 लाख मान सकती है, अगर साइलेंट है तो प्रॉम्प्ट होगा। ठीक है। नो पार्ट ऑफ द डेफर्ड इंक्लूडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाउ मच अमाउंट इज स्पेसिफाइड डावर, कितनी अमाउंट स्पेसिफाइड डावर में रखी जाती है। ठीक है। तो मैक्सिमम नो लिमिट, चाहे 10 करोड़ रखो, मिनिमम जो है सुन्नीस में 10 डिराम रखनी होती है, शियाज में नो लिमिट। शिया की कोई लिमिट मिनिमम नहीं है, कोई मैक्सिमम नहीं है। एक याद कर लो, सुन्नीस की मिनिमम लिमिट है स्पेसिफाइड डावर फिक्स करने की 10 डिराम। ठीक है, 10 डिराम। और हु में फिक्स द डावर, कौन फिक्स करेगा? अगर मेजर है तो हस्बैंड खुद करेगा, अगर माइनर है तो उसके गार्डियन करेंगे। ठीक है। और हु में पे द अमाउंट, पे कौन करेगा अमाउंट को? मेजर है तो खुद करेगा, माइनर है तो गार्डियन करेगा। और सुन्नी, सुन्नी बॉय इज पर्सनली लायबल। ठीक है, पर्सनल लायबल, नॉट द गार्डियन। बट शिया में क्या है, गार्डियन इज ऑल्सो लायबल। अगर गार्डियन ने अमाउंट पे करनी है तो सुन्नी में गार्डियन लायबल नहीं होता, बट शिया में गार्डियन लायबल होता है। सुन्नी में सिर्फ सुन्नी बॉय ही लायबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट इज इन स्पेसिफाइड आवर। हाँ जी, अनस्पेसिफाइड, पहले स्पेसिफाइड आवर में आपने करी थी, अब इसमें अनस्पेसिफाइड में जो कोर्ट फिक्स करेगी ना, मिनिमम नो लिमिट, मैक्सिमम सुन्नी में है नो लिमिट, बट शिया, इधर शिया के लिए एक मैक्सिमम लिमिट ध्यान रखनी है कोर्ट के लिए, कितने? 500 डिराम। 500 डिराम मोहम्मद अली ने फातिमा की, सॉरी मोहम्मद अली में क्या गया, मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद ने फातिमा की शादी में 500 डिराम दिए थे, उस वजह से शिया में ये रूल बना दिया कि 500 डिराम ही मैक्सिमम कोर्ट जो है वो कर सकती है। ठीक है, तो वो फातिमा और मोहम्मद अली की शादी को लेकर है बेसिकली ये बात जुड़ी हुई। नेक्स्ट है जी एनफोर्समेंट ऑफ द राइट ऑफ डावर, कैसे डावर आप मांग सकते हैं। ठीक है, कैसे मांग सकते हैं डावर, तो वो समझिए, रिफ्यूजल ऑफ कॉन्जुगल राइट्स प्रॉम्प्ट डावर के केस में, सिर्फ ये रिफ्यूजल का जो राइट है वो प्रॉम्प्ट में ही दिया गया है। ये पूछेंगे आपको डेफर्ड में है, नहीं डेफर्ड में नहीं है। इट इज टू बी एनफोर्स एज ए डेट। ठीक है, इस अमाउंट को आप डावर वाली 50 लाख को आप डेट की तरह ले सकते हैं। ठीक है, एज ए क्रेडिटर आप क्लेम कर सकते हैं, कहने का मतलब। विडोज राइट ऑफ रिटेंशन है तीसरा। विडो का राइट ऑफ रिटेंशन क्या है कि इट इज हर पर्सनल राइट, ये उसका बिल्कुल पर्सनल राइट है। ठीक है, जो क्लेम करना है डावर। और इन दिस राइट, मतलब इसको राइट ऑफ रिटेंशन को बोल रहे हैं। राइट ऑफ रिटेंशन होता है प्रॉपर्टी जो हस्बैंड ने आपको दी थी, वो प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखना, संभाल के रखना, इवन चाहे डेथ होगी हस्बैंड की, संभाल के रखना तब तक जब तक कि आपके डावर की अमाउंट एलआर द्वारा पे नहीं कर दी जाए। ठीक है, तब तक आप पर्सनली उस राइट को इस्तेमाल कर, आपके लेवल पे कोई और नहीं कर सकता। तो बोल रहे हैं विडो का जो राइट ऑफ रिटेंशन है पर्सनल है। और इन दिस राइट इफ द वाइफ इज टेकन पोजेशन ऑफ हर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी lawfully in lieu of the dower, then the wife can retain that property even after the death of her husband and will continue to be in possession of the property till the dower debt is paid। तो मतलब वो मरने के बाद भी उसको कंटिन्यू रख सकती है जब तक कि उसका डावर डेट पे नहीं कर दिया जाता। ठीक है, और दिस राइट इज नॉन ट्रांसफरेबल, ये ध्यान रखेंगे, नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, ये किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती। राइट ऑफ रिटेंशन की बात चल रही है। ठीक है, तो नॉन ट्रांसफरेबल है। और हेरिटेबल राइट है। हेरिटेबल राइट का मतलब है अगर इसकी भी डेथ होगी तो फिर इसके बच्चों को इनहेरिटेंस में जो है ये राइट चला जाएगा, फिर उसके बच्चे जो हैं वो भी प्रॉपर्टी को डिटेन करके, रिटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट ऑफ डावर इज पेबल। हाँ जी, कितनी अमाउंट पेबल है, तो इसका आंसर है वैलिड मैरिज में, हाँ जी वैलिड मैरिज में है
इनवैलिड मैरिज, मैरिज इज कॉन्जुमेटेड, ठीक है, इफ द मैरिज इज कॉन्जुमेटेड, अगर मैरिज कॉन्जुमेट होगी और वैलिड मैरिज थी तो स्पेसिफाइड डावर में फुल अमाउंट देनी होती है जो फिक्स हुई है, अनस्पेसिफाइड डावर जो है जितनी कोर्ट फिक्स करेगी। और वैलिड मैरिज अगर कॉन्जुमेट नहीं हुई तो स्पेसिफाइड डावर में हाफ अमाउंट, अनस्पेसिफाइड में नॉमिनल अमाउंट, ठीक है। अगर वुमेन डिवोर्स दे रही है देन शी गिव्स नो डावर, तो फिर उसको कोई डावर नहीं मिलेगा। किस केस में? क्योंकि कॉन्जुमेशन भी नहीं हुई है, वैलिड मैरिज है और डाइवोर्स कौन देके गई है? वुमेन, ठीक है, फिर कोई डावर नहीं है। इरेगुलर मैरिज, अब आगे ये इरेगुलर है, ये वैलिड की बात कर रहे थे। इरेगुलर में अगर मैरिज इज कॉन्जुमेटेड, ठीक है, तो स्पेसिफाइड डावर फुल, अनस्पेसिफाइड भी जो फिक्स करा है फुल, और अगर कॉन्जुमेट नहीं हुई स्पेसिफाइड में नथिंग, क्योंकि इरेगुलर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर वैलिड होती ना फिर हाफ देते, यहाँ पे नथिंग, और अनस्पेसिफाइड में भी नथिंग। समझ आई बात? ठीक है, ये फाइल होगी अपनी, एक सेकंड दो बस। नोट्स सेकंड जो है वो आप निकाल लेंगे, इतने मैं भी निकाल लेता हूँ। हाँ जी, नोट सेकंड मिल चुके हैं आपको? 2 मिनट की ब्रेक कर लो बस, 2 मिनट की ब्रेक करके फिर आप कंटिन्यू करते हैं नोट्स। हाँ जी, नोट्स 2 जो है वो आप ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं। कल संडे है तो संडे में थोड़ी क्लास लंबी कर लूँगा, नोट्स 2 आप उसमें कवर करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना कर लो एक बार।